हेलो। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग करने वाले हैं जेई 11th के लिए मेगा टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि एच हाइट अगर हम लोग सरफेस से ऊपर जाएं या एक्स डेप्थ नीचे जाएं, दोनों जगह पे जो जी में चेंज हो रही है वो बोला इक्वल है। एच हाइट ऊपर या एक्स डेप्थ नीचे, जी में जो चेंज हो रही है वो इक्वल है। तो एक्स और एच में क्या रिलेशन है? देखो हम लोग एच हाइट ऊपर लिखते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। तो इसी तरह एक्स डेप्थ नीचे लिखते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - x अपॉन आर। ये बोले ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से जी जी कट जाएगा, तो 1 - 2h अपॉन आर इक्वल टू बोलेंगे 1 - x अपॉन आर। 1 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। -2h अपॉन आर इक्वल टू -x अपॉन आर। माइनस माइनस कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2h इक्वल टू एक्स। मतलब हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 2h होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है बोलेंगे हम लोग करेक्ट है। सेकेंड वाला देखो, तो सेकेंड वाला में बोला है कि किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 5 घंटा है। अगर सैटेलाइट और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को, दूरी को बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाए, तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा? देखो तो हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है उसका रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस के साथ कुछ रिलेशन ऐसा होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की। यहाँ पे आर जो है ऑर्बिटल रेडियस है, टी जो है टाइम पीरियड है। तो फर्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे कि T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। ये बाद वाला जो दूरी है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस है, मतलब R2, उसको बोला है कि शुरू वाले का 4 गुना कर दिया है, और शुरू वाले टाइम पीरियड को उसने बोला था 5 4। तो T2 क्या होगा वो बताना है। देखो फर्स्ट वाले को हमने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, भाग, तो हो जाएगा T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। R2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 4R1, तो 4R1 क्यूब। तो हो जाएगा 4 का क्यूब करेंगे तो 64R1 क्यूब, और नीचे में था R1 क्यूब, R1 क्यूब R1 क्यूब कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू T1 स्क्वायर। फिर दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो हो जाएगा T2 इक्वल टू 8 इंटू T1, और T1 की जगह पे 5 आवर दिया, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 40 आवर। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में बोला है कि दो पार्टिकल जिनका मास समान है m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला कि उनका, उन पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, किस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। देखो ऐसा है कि दो पार्टिकल
ऐसा, ऐसे एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एम एम, और ए मेरा हो गया सर्कल का सेंटर। तो बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो सर्कल का जो सेंटर है वो आर दूरी पे हो जाएगा पार्टिकल से, क्योंकि रेडियस आर बोला है, ए वाला रेडियस भी। अभी देखो इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस हो गया आर, आर टू आर हो गया, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स हो जाएगा जी m1 m2 करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे प्रोवाइड करवाएगा इनको, तभी मतलब केंद्रगामी बल, इस बल की वजह से ही ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देंगे केंद्रगामी बल से। केंद्रगामी बल होता है एम पी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे v जो है इनका पार्टिकल का स्पीड है, जिस स्पीड से घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ, ऐसा मान लो v से ऐसा आ रहा है। अभी देखो एक m से एक m कट जाएगा, और यहाँ पे जो जी एम अपॉन 4r स्क्वायर आएगा, तो एक r से एक r कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जो फी आएगा हो जाएगा अंडर रूट टू, सॉरी, अंडर रूट जी एम अपॉन 4r। इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि मुझे जी का वेरिएशन अर्थ के सेंटर के साथ कैसे होगा, सेंटर से डिस्टेंस डी के साथ, वो बताना है। तो चार कर्व दिया, हम लोग जानते हैं कि अंदर में मतलब अर्थ के अंदर में जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ऐसा मतलब जी डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है इनसाइड पॉइंट के लिए, और जी डैश जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो जब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे जी का डिस्टेंस डी, तो ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कब तक, जब तक पॉइंट अंदर में लाई कर रहे हैं। फिर बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बाहर के लिए ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में बोल रखा है कि किसी प्लेनेट का मास और रेडियस अर्थ के रेडियस का और मास का 3 गुना है। अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड
अर्थ सरफेस पे 2 सेकंड है, तो उस प्लेनेट पे उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अर्थ सरफेस पे जी का जो वैल्यू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। प्लेनेट के सरफेस, उस प्लेनेट के सरफेस पे लिखेंगे तो बोलेंगे जी, यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ प्लेनेट, नीचे में बोलेंगे रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। और मास ऑफ प्लेनेट जो है अर्थ के मास का 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो हम बोलेंगे 3 GME। और रेडियस भी जो है अर्थ के रेडियस का 3 गुना है, तो 3RE स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे में देखोगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ऊपर में 3 है, 3 से 9 कट जाएगा 3 में, तो हम लोग बोलेंगे GP इक्वल टू 3GME ऐसा। अभी देखो ये GME अपॉन RE स्क्वायर, इसको GE बोलते हैं, तो ये हो जाएगा GE अपॉन 3, मतलब GP इक्वल टू GE अपॉन 3। अब टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का होता है 2π√L/g। टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 2π√L/g। तो जब अर्थ से उस प्लेनेट पे अगर उस पेंडुलम को ले जाते हैं तो देखो लेंथ चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा, जी चेंज कर जाएगा। अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू कुछ और होगा, उस प्लेनेट पे कुछ और होगा, इसलिए टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अगर उस प्लेनेट पे मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g ऐसा, मतलब T1 लिखना होगा तो बोलेंगे कि, क्योंकि बाकी L 2π ये सब कांस्टेंट होंगे, G1। अगर अर्थ के लिए लिखना होगा तो ऐसा बोल देंगे यहाँ पे GE, उस प्लेनेट के लिए लिखना होगा तो हम लोग बोल देंगे इन दोनों को डिवाइड दे देंगे। अगर इसको बोल दिया इक्वेशन 2, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, 2 को अगर 1 से डिवाइड दे दिए तो TP बाई हो जाएगा √TE अपॉन GP, और GP की जगह पे हम लोग डाल देंगे GE/3, तो 3 जी कट जाएगा, √3 बचेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे TP इक्वल टू TE × √3। देखो T दिया होता है 2 सेकंड, तो TP हो जाएगा 2 × √3, मतलब 2√3 सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है इसमें डी करेक्ट है, 2√3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रखा है कि अभी जो अर्थ का रेडियस है उसको कितना कंप्रेस करके कितना कर दिया जाए ताकि एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज होकर 10 गुना हो जाए। देखो अभी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अभी जानते हैं, √2GME अपॉन RE ऐसा। बाद में इसके वेलोसिटी को 10 टाइम्स कर देना है, और तो रेडियस फाइनली कंप्रेस होगा कितना, मतलब फाइनल रेडियस क्या होगा। अभी जो RE है तो कंप्रेस करके मान लो फाइनली मैंने R0 कर दिया, ये अंतिम वाला है। इसके वेलोसिटी क्या हो गया, फिर जो पहले VE था
हो गया 10v। देखो, तो बाद वाला इसके वेलोसिटी मतलब 10v, इसको लिखेंगे हम लोग √2 g m e अपॉन, यहाँ पे बाद वाला फाइनल वाला रेडियस लिखेंगे, फाइनल वाला रेडियस r0। तो ये हो जाएगा 10। अभी देखो v की जगह पे हम लोग लिख देंगे √2 g m e अपॉन r e, और इधर हो जाएगा 2 g m e अपॉन r0। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे और 2 g m e दोनों साइड से कैंसल हो जाएगा, तो यहां से जो आएगा r0 इक्वल टू RE/100। और RE अर्थ का रेडियस हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर, बाई 100 कर देंगे तो 64, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। सेवंथ वाला देखो, सेवंथ वाले में बोला है कि दो सैटेलाइट का जो पीरियड है, टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन का, वो 1 आवर और 8 आवर रिस्पेक्टिवली। तो उनका रेशियो बताना है एंगुलर वेलोसिटी का। तो टाइम पीरियड फर्स्ट वाले के लिए दिया हुआ है 1 आवर, सेकेंड वाले के लिए दिया हुआ है 8 आवर। फर्स्ट वाले का एंगुलर स्पीड हम लोग लिखेंगे 2π/t1, सेकेंड वाले का लिखेंगे 2π/t2। जब हम लोग रेशियो देखेंगे मतलब ω1/ω2, मतलब भाग दे देंगे, तो इधर भाग दोगे तो 2π खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा T2/T1, और T2 का वैल्यू दिया हुआ है 8 आवर और T1 1 आवर। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका जो रेशियो होगा वो 8/1, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट। 8 वाला देखो, 8 में क्या है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल 1 1 kg के उस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर दिया हुआ है, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा इच पार्टिकल का। यहाँ पे भी हम लोग वही बोलेंगे कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड करवा रहा होगा सेंट्रीपिटल, केंद्रगामी। तो अभी क्या है कि दो पार्टिकल ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ऐसे, ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया रेडियस आर, ये रेडियस आर। तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो देखोगे वो हो गया 2r, और रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का हो गया r। तो हम लोग जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो बोलेंगे g m1 m2, तो ये हो जाएगा m² अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस तो यहाँ पे 2r है, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4r²। ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिखेंगे mv²/r, या फिर m⍵² r। यहाँ से एक m से m कट जाएगा, r जो इधर ले जाओगे लेफ्ट साइड में तो नीचे जाके r3, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ω =√m/4r3। जो नीचे में 4 है उसको बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और मास जो दिया हुआ था पार्टिकल का 1 kg, m के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 kg। तो आंसर आ जाएगा ½√g/r3, मतलब ऑप्शन बी को हम लोग फिर से बोलेंगे करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाले में बोल रखा है कि दो सैटेलाइट जो हैं किसी प्लेनेट के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और दोनों का ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है। पहले वाले के लिए बोला है कि R1 इक्वल टू 3200 किलोमीटर, दूसरे वाले का ऑर्बिटल रेडियस बोल रखा है 800 किलोमीटर। तो उन दोनों सैटेलाइट के स्पीड का रेशियो देखो। तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं √G m अपॉन ऑर्बिटल रेडियस r, मतलब तो पहले वाले के लिए हो जाएगा √Gm अपॉन R1, दूसरे वाले के लिए हम लोग बोलेंगे √Gm अपॉन R2। इनका जब रेशियो देखेंगे V1 अपॉन V2, रेशियो के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो Gm कट जाएगा, हो जाएगा √R2 अपॉन R1। R2 का वैल्यू 800 दिया हुआ है और R1 का वैल्यू 3200 किलोमीटर दिया हुआ है। तो एक कट जाएगा 1/4, मतलब √1/4 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे बोल रखा था जो रेशियो है वो 1/x है, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट। टेंथ वाला देखो। टेंथ वाले में दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट बोल रखा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होता है जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं। तो ये तो करेक्ट है। सबसे मैक्सिमम जो होता है जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, वो सरफेस पे होता है। सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड वाला में देखो, उसने बोला है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम हाइट और डेप्थ, मतलब हाइट, मान लो हाइट h और डेप्थ d बोला है। बोला कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होंगे अगर h इक्वल टू डी हो तो। अगर h इक्वल टू डी हो तो h हाइट पे या d डेप्थ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होते हैं। ये गलत है, क्योंकि h हाइट पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - 2h अपॉन r। ये हो गया h हाइट पे। d डेप्थ पे लिखना होता है तो हम लोग बोलते हैं g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - d अपॉन r। यहाँ पे d इक्वल टू h बोला है तो हो जाएगा g इंटू 1 - h अपॉन r। अभी देखो ऊपर वाला क्या हो गया g इंटू 1 - 2h अपॉन r, नीचे वाला क्या हो गया g इंटू 1 - h अपॉन r। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। तो यहां से आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड दे रखा है 24 आवर। अब बोला कि अगर अर्थ और सैटेलाइट के बीच का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज होके 1/4 हो जाए,
तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब मान लो कि पहले सेपरेशन आर था, बाद में ये डिक्रीज होकर 1/4 हो जा रहा है, मीन्स r/4। पहले टाइम पीरियड जो था, शुरू में टाइम पीरियड 24 आवर, बाद में टाइम पीरियड क्या होगा वो बताना है, मतलब T2 क्या होगा वो बताना। हम लोग बोलेंगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब। तो पहले वाले केस में तो रेडियस हम लोग पहले, मतलब ऑर्बिटल रेडियस फर्स्ट वाला केस का लेंगे। सेकेंड केस के लिए लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा r/4 के क्यूब के, क्योंकि बाद में ऑर्बिटल रेडियस r/4 सेपरेशन 1/4 हो गया था। अभी यहाँ से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर r³ तो कट जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4 का क्यूब, मतलब 1/64। इसलिए T2 स्क्वायर को लिखेंगे T1 स्क्वायर अपॉन 64। अब T2 को लिखेंगे √T1 स्क्वायर अपॉन 64। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा T1/8। तो T1 तो दे रखा है 24 आवर, तो 24/8 करोगे तो 3 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बोला कि दो सैटेलाइट जिनका मास m और 3m है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, जिनका ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r और स्मॉल 3 है। तो ऑर्बिटल स्पीड जो सैटेलाइट का होगा उनका रेशियो क्या होगा। देखो ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग लिखते हैं √Em अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। यहाँ पे m जो होता है अर्थ का मास होता है ऐसा, तो Gme अपॉन ऑर्बिटल रेडियस। तो पहले वाले के लिए ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r था, दूसरे वाले के लिए हम लोग लिखेंगे Gme अपॉन ऑर्बिटल रेडियस, उसके लिए 3r था ऐसा। तो जब इनका रेशियो निकालना होगा तो हम लोग डिवाइड दे देंगे, इसको डिवाइड दोगे तो Gm तो कट जाएगा, r कट जाएगा, यहाँ से बचेगा √3/1। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो पार्टिकल जो हैं जिनका मास दोनों का इक्वल है और m है, उस सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब सर्कुलर पाथ पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि दो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहे हैं और रेडियस जो दिया हुआ है वो सर्कल का ए दिया हुआ है। तो इनका एंगुलर स्पीड क्या होगा वो बताना है। देखो फिर से यहाँ से बोलेंगे हम लोग कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है इनको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देंगे। इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो 2a हो जाएगा, ए हो जाएगा रेडियस, ए वाला रेडियस ए और ए 2a, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया। तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे हम लोग Gm1m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस को लिखोगे ए 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a
ए स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस, रेडियस को यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो एम एम कट जाएगा, जो ए है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो नीचे में हो जाएगा एक क्यूब, मतलब ओमेगा को बोलेंगे अंडर रूट एम अपॉन 4a³ ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखो, 14th में बोल रखा है कि मून का मास और मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दे रखा है, तो मून का रेडियस क्या होगा वो बताना। देखो अगर मून के सरफेस पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी मास अपॉन आर स्क्वायर। या मून के सरफेस के लिए लिख रहे हैं तो मून का मास लिखेंगे, रेडियस भी नीचे में हम लोग मून का लिखेंगे ऐसा। तो यहाँ पे मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.4 बोल रखा है। जी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मून का मास दे रखा है 7.34 इंटू 10⁻22 kg, और रेडियस मुझे निकालना है। यहाँ से आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओ और दोनों साइड मतलब अंडर रूट कर दो, तो तुमको आर का वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो होगा 1.87 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट। चलो 15th वाला देखो, देखो बोला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस क्या होगा वो बताना है। मतलब मुझे टी इक्वल टू डेप्थ जो दे रखा है 100 किलोमीटर, जी डैश बताना है वहाँ पे। तो जी डैश इक्वल टू बोलेंगे जी इंटू 1 - T/r। आर तो 6400 किलोमीटर, डी की जगह पे 100 किलोमीटर, जी की जगह पे हम लोग 9.8 डाल देंगे। तो एक कैलकुलेशन के बाद जो जी डैश आएगा वो नियरली आएगा 9.66, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। 16th वाला देखो, सिक्सटीन वाला पे में बोला है कि अर्थ की सतह पे किसी पार्टिकल का जो वेट है वो 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। तो बोला कि उस पार्टिकल का, उस बॉडी का वेट क्या होगा अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर। तो अर्थ सरफेस पे जो वेट होगा W1 बोल देते हैं, वो होगा mg, और इसको बोला है 18 न्यूटन। जब हम लोग 3200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, वहां पे जी डैश लिखेंगे हम लोग G/1 + h/r होल स्क्वायर, ऐसा G/1 देखो यहाँ पे एच का वैल्यू दिया हुआ है 3200 किलोमीटर,
और आर होता है 6400 किलोमीटर। तो एच बाई आर करेंगे तो 3200 बाई 6400 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल टू बोलेंगे जी इंटू 1+1/2 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 3/2 का होल स्क्वायर। करोगे तो हो जाएगा 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 4g/9। जी डैश इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। तो वहां पे जो पार्टिकल का वेट होगा W2 उसको बोलेंगे m जी डैश, और जी डैश के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4g/9। तो ये हो जाएगा 4mg/9। और mg का वैल्यू 18 न्यूटन दिया हुआ है तो बोलेंगे 4/9 इंटू 18। तो 9 से 18 दो बार में कट जाएगा, 4 गुना 2 8। तो हम लोग बोलेंगे उस ऊंचाई पे उस बॉडी का जो वेट होगा 8 न्यूटन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला है कि दो पार्टिकल जिनका मास m और 4m है और d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में किसी जगह पे एक थर्ड पार्टिकल को रख ला के रख दिया गया। ऐसा m 4m है d दूरी पे, इसके बीच में कहीं पे मान लो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से x दूरी पे एक तीसरा पार्टिकल m नोट रख दिया और बोला कि इस तीसरे पार्टिकल पे m नोट पे अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा। मतलब तीसरे पार्टिकल को m से कितना दूरी पे रखेंगे, मतलब मुझे x निकालना है। देखो तीसरे पार्टिकल पे जो m नोट है उस पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो m लगाएगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक 4m लगाएगा अपनी ओर, F1 F2 बोल देते हैं। अगर ये F1 और F2 का वैल्यू इक्वल हो जाए तो डायरेक्शन तो उल्टा है ही, कैंसिल हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो उसने बोला है क्वेश्चन में उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। नेट फोर्स 0 का मतलब कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल है। F1 का वैल्यू हम लोग बोलेंगे जी एम एम नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे दूरी x था तो एक्स स्क्वायर, और F2 का वैल्यू लिखेंगे G4m नोट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये d देखोगे मतलब इन दोनों m नोट और 4m के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे d-x। इस वाले दूरी को हम लोग बोलेंगे d-x। टोटल डिस्टेंस d था, इधर वाला x हो गया तो इधर वाला d-x, तो ये हो जाएगा d-x का होल स्क्वायर। जी m नोट दोनों साइड से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d-x होल स्क्वायर इक्वल टू 4x²। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो d-x इक्वल टू 2x। -x को राइट साइड में ले जाओगे तो d इक्वल टू 3x, इसलिए x इक्वल टू d/3। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे तो एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अलोंग द पाथ पी से, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है
ए वाला, इसको स्मॉल एल बोला है। तो बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओ। तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है स्मॉल एल दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा एम वी एन टू स्मॉल एल, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में क्या है कि बोला है कि एक डिस्क जो है जिसका मास एम और रेडियस आर है, वो इनिशियली रोटेट कर रहा था ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मतलब हमने ऐसा बोला कि एक डिस्क है ऐसा, जो रोटेट कर रहा था अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से, और इस डिस्क का मास एम, रेडियस है। एक दूसरा डिस्क, एक दूसरा डिस्क जिसका मास एम बाई फोर और रेडियस आर ही है, मान लो एक दूसरा डिस्क है ए वाला, ये शुरू में रेस्ट में था, मास इसका एम बाई फोर, रेडियस है। अभी क्या है कि इस दूसरे डिस्क को जो शुरू में रुका हुआ था पहले डिस्क पे धीरे धीरे रखा गया, तो अब क्या होगा कि दोनों साथ साथ रोटेट करेंगे, घूमेंगे, तो दोनों का फाइनल वाला एंगुलर स्पीड क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। शुरू में बोलेंगे कि सिर्फ एक डिस्क रोटेट कर रहा था, तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे हम लोग आई वन ओमेगा वन, तो आई वन को बोलेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा वन, मतलब ओमेगा। दूसरा वाला डिस्क तो रोटेट ही नहीं कर रहा था, उसका तो जीरो हो जाएगा। बाद में दोनों साथ साथ मूव करने लगे, मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश से, तो बाद वाला हम लोग बोलेंगे कि हो जाएगा आई टू ओमेगा टू, और आई टू को हम लोग लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि दोनों डिस्क साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, तो आई जो आएगा दोनों के साथ, दोनों के चलते आएगा, तो पहले वाले का हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू, दूसरे वाले का मास दिया हुआ है एम बाई फोर, एम बाई फोर आर स्क्वायर बाई टू, ये हो गया आई नेट, मतलब आई टू इसको बोलेंगे इंटू ओमेगा टू। तो पहले वाला और बाद वाले दोनों को बराबर इक्वेट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके, तो एम आर स्क्वायर तो दोनों साइड से कॉमन लेके कट जाएगा, और सोल्व करने के बाद यहाँ से तुमको जो ओमेगा टू मिलेगा वो होगा फोर ओमेगा बाई फाइव। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा 19th में। चलो 20 वाला देखो, 20 वाला में क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और रिंग, इन तीनों को इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से रिलीज किया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन जो है फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अब क्या हो रहा है कि वो अगर फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, घर्षण नहीं होगा, तो पार्टिकल रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन की वजह से ही पार्टिकल जो है रोटेट करता है, क्योंकि टॉर्क नहीं आएगा ना फिर। अभी क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ mg लगेगा फोर्स, और mg तो सेंटर से ही पास होता है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा mg का। तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि
पार्टिकल फिर रोटेट नहीं करेगा, वो सिर्फ लिनियर मोशन करेगा, रेखीय गति। तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा लिनियर मोशन का, वो होता है जी साइन थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे, चाहे बॉडी कोई भी हो। लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे। तो इन तीनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। ये तीनों लिनियर मोशन करते हुए नीचे आएंगे, रोटेट नहीं करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि सारे का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। 21 देखो, 21 में बोल रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास 3 kg, रेडियस 0.2 मीटर को रोल करता हुआ इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है। उस इंक्लाइंड प्लेन का हाइट 7 मीटर दिया हुआ है। तो जब वो बॉटम पे आएगा, जब वो नीचे आएगा, तो उस स्फीयर का सेंटर की स्पीड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रोलिंग के केस में अगर पार्टिकल वेस्ट से रोल करना स्टार्ट हुआ, तो जब वो नीचे आता है तो उसका जो स्पीड होता है √2gh अपॉन 1 + k²/r²। ऐसा यहाँ पे h का वैल्यू तो दिया हुआ है 7 मीटर, k²/r² सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है। ये हो जाएगा √2gh 1 + 2/5, 2/5 मीन्स 7/5। अभी देखो, तो h के जगह पे हम लोग 7 रख देंगे, जाएगा 2 × 10 × 7, और नीचे हो जाएगा 7/5। तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, तो 5 × 2 10 × 10 100 √100। तो बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे कि उसके इसका जो सेंटर होगा उसका वेलोसिटी बॉटम पे नीचे में हो रहा होगा 10 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ऑप्शन करेक्ट ए होगा 10 मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट वाला देखो 22। 22 में क्या है कि बोला है कि एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड, और एक्सिस जो है उसके सेंटर से पास हो रहा है। मतलब मान लिया ये रॉड था, एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग जानते हैं कि आई का जो वैल्यू होता है ml²/12, ml²/12। तो उसने बोला इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो हमने बोला कि रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो k होगा, तो mk² आई को लिखेंगे ml²/12। m कट जाएगा, एल के जगह पर डाल देंगे 10√3। 10√3 डाल दोगे तो l² हो जाएगा तुम्हारा 300/12। और इसको काट दोगे तो 300/12 मतलब 25 आवर में कट जाएगा। 25 मतलब k² = 25, इसलिए k हम लोग बोलेंगे 5। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वाला देखो 23। ट्वेंटी थ्री में क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर और एक सॉलिड सिलेंडर, दोनों का मास और रेडियस सेम है, दोनों रोल करते हुए इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से नीचे आ रहे हैं। बोला कि जब वो बॉटम पे पहुंचेंगे तो उनके जो सेंटर का स्पीड होगा उसका रेशियो क्या होगा वो बताना। तो पहले अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें, P1 लिखे तो हो जाएगा √2GH 1 + K² / R²। और सॉलिड सिलेंडर के लिए K² / R² का वैल्यू होता है 1/2। ये होता है सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे K² / R² की जगह पे 1/2 डाल देंगे तो 1 + 1/2 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 3/2, नीचे में 2 ऊपर चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि P1 = हो जाएगा, या ऐसे बोल देते हैं √2GH, नीचे में होगा 3/2। चलो P2 हम लोग बोलते हैं स्पीड होगा सॉलिड स्फीयर का जब वो बॉटम पे आएगा, नीचे में आएगा। तो V2 को लिखेंगे √2GH 1 + K² / R²। और K² / R² होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए। तो K² / R² की जगह पे हम लोग अगर 2/5 डाल दें तो जो V2 है हो जाएगा √2GH / 7/5। अब जब इनका रेशियो लोगे, जब हम लोग V1/V2 करेंगे ऐसा, तो भाग देंगे तो √2GH 2GH तो कट जाएगा, ऊपर में आएगा √7/5 और नीचे में आएगा √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √7 × 2 और नीचे में हो जाएगा √5 × 3। तो हम लोग बोलेंगे √14 / √15। मतलब V1 V2 को डिवाइड दोगे तो तुम्हें ये हो गया तुम्हारा V2, ये हो गया V1, इनको डिवाइड देंगे तो इनका मुझे रेशियो मिल जाएगा और हम लोग बोलेंगे रेशियो जाएगा √14 / √15। मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट। 24 देखो, 24 में क्या है कि थिन रॉड के अगर किनारे से एक्सिस पास कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोला है I1। और उसी रॉड को बेंट करके रिंग बना दिया तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको बोल दिया I2। तो I1/I2 क्या देखो, क्या कि मैंने बोला एक रॉड था थिन ऐसा, ये हो गया हमारा किनारे से पास होता हुआ एक्सिस, रॉड की लंबाई हम लोग L बोल दिए, मास M बोल दिए ऐसा, ML। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसको I1 बोला है, तो I1 को हम लोग लिखेंगे ML² / 3। अब इसी रॉड को बेंट करके रिंग बना दिया, उसको मोड़ के ऐसा रिंग बना दिया ऐसा। मान लो इस रिंग का रेडियस R होगा। देखो इस रिंग का लंबाई और रॉड का लंबाई समान होगा क्योंकि रॉड को ही मोड़ के रिंग बनाया। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि इस रिंग का लंबाई तो 2πr जो L के बराबर होना चाहिए, रॉड के लंबाई के बराबर, क्योंकि रॉड से ही रिंग बना है। यहाँ से R हो जाएगा तुम्हारा L/2π। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट, इसके व्यास के अबाउट अगर लिखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा, तो व्यास के अबाउट होता है रिंग का MR² / 2। हम लोग बोलेंगे MR² / 2।
आर की जगह पे डाल देंगे L/2 पाई, तो I2 जो होएगा ML² / 8 पाई²। अब I1/I2 मुझे चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दोगे तो ML² कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई² / 3। इसी को यहाँ पे बोल रखा था कि इनका जो रेशियो है वो x π² / 3 है, मतलब x की जगह पे हम लोग बोलेंगे कि 8 होगा, इसलिए 24 में बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 25 देखो, 25 में किसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है। पार्टिकल का मास बोला है 1 kg, पोजीशन वेक्टर जो है बोला है कि मतलब आर वेक्टर को बोला है उसने P(i)−j), p वेक्टर को बोला है P(j) + k। तो बोला एंगुलर मोमेंटम जो है ओरिजिन के अबाउट वो √x है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो एंगुलर मोमेंटम हम लोग बोलते हैं कि होता है m r×v, ऐसा। m का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, तो जो r×v होगा वही हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब ये हो जाएगा r×v के बराबर। तो r×v, r वेक्टर v वेक्टर दिया हुआ है, r×v वेक्टर तुम लोग कर लोगे, तो r×v वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग जानते हैं √I² + j² + k², मतलब x वाला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाला कंपोनेंट का स्क्वायर। एक करोगे तो ये आएगा कैलकुलेशन के बाद √91, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो 91 होगा।